हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं भैया आपका टारगेट कितना है, 95 प्लस, है ना। तो उसके लिए मेहनत आपको ज़बरदस्त करनी है और हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जो आपके रस, छंद और अलंकार है ना, इनका क्या होने वाला है आज भाई, खात्मा होने वाला है ना। खात्मा होने का मतलब ये वन शॉट वीडियो है। इसके बाद आपको रस, छंद, अलंकार कहीं पर सर्च करना नहीं है ना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका रस, छंद, अलंकार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको रस, छंद, अलंकार आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी जो आपका 24 है ना, 24 फरवरी को जो आपका क्या है एग्ज़ाम है हिंदी का, तो 24 फरवरी में आपको यहीं से यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रस और छंद और अलंकार, है ना। तो क्लास 10th या फिर क्लास 12th आप दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि भैया क्लास 10th में भी रस, छंद, अलंकार पूछे जाते हैं और क्लास 12th में भी रस, छंद, अलंकार पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल इनका खात्मा करने वाले हैं वन शॉट के थ्रू, है ना। आपको रस, छंद, अलंकार बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, ये जो शॉर्ट नोट्स मैं लेकर के आया हूँ आपके पढ़ाने के लिए, इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाएंगे एंड इसे डाउनलोड कर लेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि भैया आपका टारगेट 95 प्लस का है। आलस बिल्कुल मत करिएगा, डाउनलोड करिएगा एंड अपनी पढ़ाई करिएगा, और अपने नोट्स बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, अलंकार को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम अलंकार को देखते हैं। तो पहला हमारा अलंकार कौन सा होना चाहिए, यमक अलंकार, है ना। तो हम सबसे पहले यमक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यमक अलंकार की हम परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देखने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाए, क्योंकि भैया दो नंबर में ये पूछे जाने वाले क्या हैं, टॉपिक हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपके नंबर क्या हो जाए भैया, फिक्स हो जाए। ये टॉपिक 100% आते हैं, है ना, 100% आते हैं। और इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, जो 101% आए हैं ना, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो देखिए भैया यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, है ना, और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है भैया, यमक अलंकार होता है ना। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए होता क्या है, जहाँ पर कोई यानी कि कोई आपके पास वाक्य है ना, उसमें क्या है, कोई शब्द एक से अधिक बार, है ना, एक से अधिक बार आया है और उसका हर बार क्या है, अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखेंगे घटा कितनी बार है, दो है ना, दो बार है। काली घटा, है ना, इस घटा का मतलब क्या है, जो काली घटा वाली घटा है ना, इसका मतलब क्या है, जो काली घटा वाली घटा है। और इस वाले घटा का मतलब क्या है, घमंड घटा, यानी कि कम होना, है ना। घटा का मतलब कम होना, घटना यानी कि जो कम हो रहा है, तो घमंड का घटना उसकी बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इसमें जो है कोई एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उसका क्या होगा, अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पर दो बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, काली घटा। अब ये काली घटा क्या वाली है, जो काली घटा वाली होती है उसकी बात हो रही है, लेकिन जो घमंड घटने की बात हो रही है ना, वो कम होने की बात हो रही है ना। घमंड का कम होना, घमंड का घटना, घमंड घटा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको कभी भूल ही नहीं सकते, है ना, कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते। तो परिभाषा और उदाहरण आपको सही से समझ में आया होगा, किसका, यमक अलंकार का। तो आपका यमक अलंकार बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं भैया श्लेष अलंकार की, है ना। श्लेष अलंकार आखिर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, है ना, एक ही बार आए, परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ध्यान देंगे, जहाँ पर कोई शब्द, है ना, एक ही बार आएगा, लेकिन हर बार क्या होगा, उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो ऐसा में क्या होगा, तो आपका इसका उदाहरण देख लेना है। वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, ये आप याद रखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पानी कितनी बार आया है, 1 2 3 4, है ना, 3 बार यहाँ पर पानी यूज में आया है। अब देखेंगे इसमें पानी का क्या क्या मतलब है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, है ना,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, रहीमन पानी राखी, पानी को रखने की बात हो रही है। बिन पानी सब सून, बिन पानी के कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप जानते हो भाई जल ही जीवन है, तो बिन पानी के कुछ भी नहीं है। और पानी गए न उबरे क्या क्या, मोती मानुष और चून, है ना। तो हर बार देखिए जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके जो अर्थ हैं भिन्न भिन्न है ना, हर जगह पर क्या है भिन्न भिन्न इसके अर्थ हैं। तो वहाँ पर क्या होता है भैया श्लेष अलंकार होता है ना। ये आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये फिक्स है, हर बार पूछा ही जाने वाला है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड आई होप मैंने इसे आपको अच्छे से समझाया होगा। ये उदाहरण और ये आपको परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये क्या हो गया भैया, श्लेष अलंकार हो गया। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं भैया अनुप्रास अलंकार के बारे में, है ना। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार अलंकार है। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसी एक वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, है ना, कोई एक वर्ण हो सकता है या फिर एक व्यंजन हो सकता है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है किसी एक वाक्य में, तो वहाँ पर क्या होता है भैया अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। इसे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी मज़ेदार है। देखिए इसका उदाहरण क्या है, पके पेड़ पर पका पपीता। भैया ये तो आप जानते होंगे, है ना, बहुत बोला होगा आपने। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा ना, पके पेड़ पर पका पपीता, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई प हर जगह आ रहा है ना, यहाँ पर भी प आ रहा है, यहाँ पर भी प, और हर जगह पर क्या है, हर वाक्य में हर वर्ड में क्या है पा का जो है प वर्ण का जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। जो आपका पा वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो होता क्या है, वहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखिए पके पेड़ पर पका पपीता, ये आपको लिख देना है। उदाहरण आपका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, जो कि आपको आता ही है ना। तो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, जब किसी वाक्य में किसी एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है भैया अनुप्रास अलंकार होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि पके पेड़ पर पका पपीता। ओके, इसे आप याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं भैया उपमा अलंकार, है ना। उपमा अलंकार बड़ा ही मज़ेदार अलंकार है, इसमें भी समझना काफ़ी आसान है इसे, है ना। उपमा, उपमा से आपको क्या समझ में आता है, किसी का जो है तुलना करना, है ना। उपमा का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी की हम किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म, देखिए यहाँ पर समान गुणधर्म बोलना ज़रूरी है, समान गुणधर्मों के आधार पर समानता, है ना, समानता दिखाई जाए, यानी कि तुलना की जाए, वहाँ पर क्या होता है भैया उपमा अलंकार होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो उपमा अलंकार और कुछ भी नहीं है। देखिए जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की, एक हमारे पास क्या है व्यक्ति या वस्तु है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है व्यक्ति या वस्तु है, तो हम जो कंपैरिजन करेंगे, है ना, दोनों को क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा भाई अनुप्रास अलंकार होगा। अब उदाहरण देखेंगे तो मजा आएगा। देखिए राधा के चरण कमल के समान कोमल हैं। जो राधा हैं उनके जो चरण हैं, है ना, किसके समान कोमल है, तो कमल के समान, है ना। देखिए किससे जो है की जा रही है तुलना, कमल से। राधा के चरण की जो तुलना है, चरण की तुलना कमल से की जा रही है ना। राधा के चरण कमल के समान कोमल है ना। तो जो राधा जी के जो चरण हैं उनकी समानता किससे हो रही है, कमल से हो रही है ना। तो इसीलिए बोला था जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की, है ना, व्यक्ति और वस्तु दोनों हो सकता है, जहाँ किसी व्यक्ति और या वस्तु की किसी अन्य कोई और दूसरी व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्मों के आधार पर क्या की जाए तुलना की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा उपमा अलंकार होगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं और उदाहरण सबसे मस्त है, इसे आप याद कर लेना। राधा के चरण कोमल के समान कमल के समान कोमल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये भी फिक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसे आपको करना क्या है अच्छे से तैयार करना है। ओके, एंड इसके बाद हम आ जाते हैं भैया संदेह अलंकार, है ना। संदेह, जैसा कि आप जानते हो भैया संदेह का मतलब क्या होता है डाउट, है ना। जहाँ पर आपको शक होता है, संदेह होता है, वहाँ डाउट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं संदेह अलंकार। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, उदाहरण आप कैसे लिखेंगे, तो समझिए। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, है ना। देखिए संदेह यानी डाउट ही होगा यहाँ पर, है ना, और कुछ भी नहीं होगा। संदेह अलंकार का मतलब है जहाँ पर एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का जो है संदेह हो, है ना, डाउट हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जब इसका हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कंफ्यूजन हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा होगा। तो देखिए आप सारी विच नारी है या फिर नारी विच सारी है ना, ये डाउट हो रहा है। एंड
सारी ही की नारी है या फिर नारी ही की सारी है ना। तो ये क्या है, संदेह अलंकार का उदाहरण है और सबसे मस्त उदाहरण है। आप इसे जो है तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो है जितने भी अलंकार थे, है ना, जितने भी अलंकार थे सभी के सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और इसमें से ही आपको क्या है 7 सेट, जैसे कि आप जानते हैं 7 सेट बनते हैं और सभी सेट में यहीं से अलंकार देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 में। इसीलिए जो आज की वीडियो में मैंने आपको वन शॉट रखा है, 5 अलंकार बताए हैं ना। आप चाहें तो इसमें से 2 या 3 भी तैयार कर सकते थे, लेकिन मैंने 5 क्यों बताए, 5 इसलिए बताए क्योंकि 100 नहीं कह सकते, 101% है ना, 101% जो आपको आपके सेट में अलंकार देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 अलंकार हमने तैयार किए हैं और सातों सेट में जो है यहीं से फंसने वाले हैं। ओके, तो ये आपका जो है संदेह अलंकार हो गया, इसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसकी जो परिभाषा है और जो उदाहरण है वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि अब बारी है रस की, है ना। अलंकार का तो हमने खात्मा कर दिया, अब बारी है रस की, है ना। रस ये वो वाला नहीं है जो आप गन्ने का रस पीते हो, है ना, ये दूसरा रस है, आनंद में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई रस जो कि है श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस की बात करेंगे सबसे पहले। आखिर ये श्रृंगार रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो चलिए समझते हैं। आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, है ना। श्रृंगार यानी श्रृंगार का आप महसूस कर सकते हो, कोई नायक और नायिका, है ना, प्रेम जो प्रेमिका होते हैं ना, जो आपके लवर्स होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका का जो है प्रेम का वर्णन होता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है और काफ़ी आसान है, इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। अब जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नायक और नायिका, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है नायक और नायिका के जो है प्रेम का वर्णन हो रहा है ना, प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो ये जो है उदाहरण हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। तो इसे आप याद करेंगे, काफ़ी आसान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये उदाहरण हो जाएगा श्रृंगार रस का, और इसमें आप महसूस करेंगे तो नायक और नायिका का जो है प्रेम का वर्णन हो रहा है, और जो कि हमारी परिभाषा कहती है जहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम का वर्णन होगा वहाँ पर श्रृंगार रस होगा, है ना। तो इसे आप याद कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी फिक्स नंबर आपको देकर जाता है, तो इसे भी आप ज़रूर याद करिएगा। तो श्रृंगार रस आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब बारी है वीर रस की, है ना। एक एक करके सभी रस को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीर रस के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर ये वीर रस क्या होता है ना। जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को देखने पर मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भैया, वीर रस कहते हैं। ओके, वीर रस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए मोटा मोटा आपको बताऊं, वीर रस में क्या होता है, वीरता, है ना। वीर से क्या आपको समझ में आ रहा है, वीरता, है ना। जहाँ पर आपको वीरता, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, वहाँ पर जो है आपको फाइट वगैरह हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, आपको जो है भाव, है ना, कोई भाव, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जब कोई कार्य कार्य कर रहे हो या फिर किसी रचना को देखने से भी जो है मन में वीरता का भाव जो है उत्पन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे, जहाँ पर वीरता का भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, वीर रस कहेंगे। उदाहरण जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, ये आपको पता भी होगा। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं, है ना। तो ये क्या है, आप इसे अच्छे से जानते भी हैं या आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इसमें जो है आपको क्या है, इसे पढ़ने से आपको क्या है, वीरता का भाव, है ना, जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें जो है क्या है, वीर रस है। इस वाले जो सेंटेंस है इसमें क्या है, वीर रस है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। तो ये क्या है भैया, आपका वीर रस का एग्जाम्पल है, वीर रस का उदाहरण है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। वीर रस भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी फिक्स मान लेना, 101% पूछा जाने वाला है। ओके, तो वीर रस भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं करुण रस पर, है ना। करुण रस भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है, तो करुण रस को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे।
करुण रस आखिर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, क्या उदाहरण होने वाला है, चलिए समझते हैं। जब किसी प्रिय के वियोग या पीड़ित होने पर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भैया, करुण रस कहते हैं। ओके, करुण रस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और बताते हैं। जब किसी प्रिय के वियोग, जो आपका कोई चहीता है ना, जो आपका क्या है, प्रिय है, बेस्ट है, जो आपका प्रिय है, उसका जो है वियोग, वियोग का मतलब क्या क्या होता है भैया, जो आपका दूर हो जाए आपसे, है ना, दूर हो जाए, या फिर पीड़ित हो जाए, चोट लग जाए उस पर, है ना, उसकी चोट लग जाए। तो ऐसा होने पर जो है मन में जो विनोद का भाव जो है उत्पन्न होगा, है ना, दुख का भाव जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे भैया, करुण रस कहेंगे, करुण रस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण को पढ़ते हैं। हे रघुनंदन प्रेम परिते, हे रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये जो है प्रिय का वियोग हो रहा है यहाँ पर, है ना। हे रघुनंदन प्रेम परिते, है ना, बहुत चहीते थे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, है ना, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन जो है बीत चुके हैं। तो इसमें जो है क्या है, वियोग का भाव, है ना, वियोग का भाव जो है मन में विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रिय के दूर जाने पर मन में विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि दुख का भाव जो है क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा भैया, करुण रस होगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और करुण रस भी काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला है, तो आपको करना क्या है, इसे भी फिक्स मानना है, अच्छे से तैयार करना है। ये जो है फिक्स टॉपिक है और इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, जो आपने करुण रस भी अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं हास्य रस की, है ना, हास्य रस के बारे में बात करते हैं। हास्य रस में क्या है भैया, हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना, है ना। तो देखिए जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकार आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भैया, हास्य रस कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, अब देखिए वेशभूषा क्या होता है भैया, उसका पहनावा, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप जो है किसी जोकर को देखते हैं ना, उसका पहनावा देखते हैं तो आपको हंसी छूट जाती है ना, तो वही है आकार, है ना। किसी के आकार को देखकर जो है आपके मन में हंसी छूट जाती है ना, तो मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं भैया, हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, है ना। इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, या फिर जो आपके हास्य रस के और भी एग्जाम्पल है ना, उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि भैया हास्य रस में काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आ रहा है। बहुएं सेवा सास की करती नहीं खाक, पैर दबाने के बजाय गला रही हैं दाब, है ना। तो ये क्या है भैया, हंसने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें सच्चाई भी, और इसमें जो है हंसने वाला जो है आपका क्या है, विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है। बहुएं सेवा सास की करती नहीं खाक, पैर दबाने की जगह गला रही हैं दाब, है ना। तो इसमें क्या है, आपको हंसी एक प्रकार से आ रही है, तो ये क्या है, हास्य रस का जो है क्या है, उदाहरण है। तो आपको हास्य रस में उदाहरण लिख देना है, जो भी आपको याद हो। जरूरी नहीं कि आप इसे याद करेंगे, है ना, जो भी आपने याद किया है वो आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकार आदि को देखकर जो मन में विनोद, विनोद का मतलब देखिए कहाँ, उसमें जो है करुण रस में भी विनोद आया था, तो इसका मतलब ये है जो एज अ आपका जो करुण रस है उसमें क्या है, दुख है विनोद का मतलब, है ना। और हास्य रस में विनोद का मतलब क्या है, हंसी। तो जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। तो इस तरह से जो है हास्य रस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे जो आपके रस हैं, है ना। आज की इस वीडियो में मैंने कितने रस बताए हैं, देखिए जो आपके अलंकार हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, और रस मैंने आपको 4 बताए, है ना। 4 रस हमने अच्छे से समझे, है ना, बिल्कुल अच्छे से। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया है। एंड इसके बाद, है ना, अब इसके बाद किसकी बारी आती है भैया, दोहा, है ना। रस छंद अलंकार, रस हमने पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए, अब छंद, है ना, छंद की बात आती है, यानी कि दोहा छंद, सोरठा छंद, है ना, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें भैया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, तो यहाँ पर बात करें, हमारे 2 अलंकार छूट गए, है ना, उसके लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2 जो हमारे अलंकार हैं वो छूट गए, है ना, नीचे रखे हुए थे तो दिखे नहीं। तो देखिए रूपक अलंकार को हम पढ़ लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद ही हम जो है छंद को देखेंगे। इसके बाद हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आपका रूपक अलंकार है, इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद नहीं किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है ना।
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद नहीं होगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना, रूपक अलंकार होगा। अब देखिए उदाहरण इसका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें जो है उपमेय का, जो उपमेय में उपमान का क्या नहीं है, भेद नहीं है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई। ओके, तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये जो दो है, ये दोनों जो है अलंकार छूट गए थे तो इसे मैंने कवर कर दिया। जो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की समान संभावना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब देखिए इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं भैया, धाय धाम सब काम त्यागी मनहु रंक रिधि लूटन लागी, है ना, धाय धाम सब काम त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी, है ना। ये क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपको इसे तैयार करना है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो उत्प्रेक्ष अलंकार भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, है ना। ये दो टॉपिक छूट जाते हैं इसलिए क्योंकि वन शॉट है, तो वन शॉट का मतलब होता है कि हम सभी टॉपिक्स को बारी बारी से ख़त्म करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं भैया आपके जो क्या हैं, छंद, है ना। छंद के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा छंद, है ना। दोहा छंद काफ़ी मज़ेदार है, इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और इसकी क्या परिभाषा लिखनी है, कैसे उदाहरण लिखना है, कैसे करना होता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए उदाहरण में आपको परिभाषा में क्या लिखना है, दोहा में, यह एक अर्ध सममात्रिक, है ना, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें कितने चरण होते हैं भैया, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। समझ में नहीं आया तो जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं, है ना, 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें कितनी 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पर अर्ध सममात्रिक नहीं सममात्रिक होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर सममात्रिक होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो दोहा है इसकी आप परिभाषा आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका उदाहरण है, उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए इसका उदाहरण आप कोई भी आपको जो याद है वो लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए मज़ेदार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना, जो कि क्या है, हमने जो है अलंकार में भी पढ़ा था इस एग्जाम्पल को, है ना, जहाँ पर क्या पानी पानी बार बार आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। तो आपको एक एग्जाम्पल याद करेंगे तो डबल याद हो रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा है, आप इसे याद कर सकते हैं दोहा के लिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, बस इतना ही करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा मात्राएं लगाना ज़रूरी है ना। मात्राएं कैसे लगाते हैं आपने सीखा होगा, जहाँ पर छोटी की मात्रा है वहाँ पर लघु, और जहाँ पर बड़ी की मात्रा है वहाँ पर दीर्घ, है ना। जहाँ पर बड़ा आ है ना, जहाँ पर छोटे छोटे स्वर यूज़ होते हैं वहाँ पर क्या लघु, और जहाँ पर बड़े बड़े दीर्घ स्वर यूज़ होते हैं वहाँ पर दीर्घ लगाते हैं। ये किसका साइन है, ये लघु, है ना। ये किसका साइन है, ये दीर्घ। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रा पे लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु आएगा, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ आएगा, यहाँ पर लघु लघु आएगा, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु। अब देखिए हम पहले मात्रा लगा लेते हैं। यहाँ पर दीर्घ आएगा, यहाँ पर भी दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु आएगा, यहाँ पर भी लघु, और ये बड़ा ऊ है दीर्घ आएगा, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी क्या आएगा लघु, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ दीर्घ, और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु। अब आप जो है मात्राएं काउंट करेंगे। देखिए पहला चरण है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से होता है। पहला कौन से चरण की बात हो रही है, पहले और तीसरे, इस चरण की बात हो रही है, और तीसरे चरण की, है ना, सॉरी, पहले और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, है ना। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4, ये लघु जो है 2 में गिना जाता है और लघु 1 में, है ना। तो देखिए होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना।
सॉरी, यहाँ पर जो है एक चरण में गिनना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो यहाँ पर 13 होना चाहिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर दीर्घ आएगा है ना। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 13 हो गई है ना। पहले और तीसरे में 13 13 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दीर्घ आएगा, यहाँ पर भी दीर्घ आएगा। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 है ना। तो यहाँ पर भी कितनी हो गई? 13 हो गई। इस तरह से जो है आपको मात्राएं लगानी है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने जो है लघु लगा दिया था बाय मिस्टेक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दीर्घ लगाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला और तीसरे की बात हो गई। अब दूसरे और चौथे चरण की बात करते हैं, है ना। दूसरे और चौथे चरण की बात करते हैं। तो 1 2 और यहाँ पर कितने? 4 और 2 6 7 8 9 10 11 है ना। तो 11 11 मात्राएं होती हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और 1 11 है ना। तो इस तरह से भैया जो आपको मात्राएं हैं वो लगानी है। मात्राएं लगाना ज़रूरी है, क्योंकि छंद है और आप मात्राएं न लगाएं तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो आपको मात्राएं ज़रूर लगाना है। अगर आप दोहा छंद कर रहे हो, सोरठा चौपाई जो भी कर रहे हो, तो आपको परिभाषा लिखनी है, उदाहरण भी लिखना है, प्लस आपको मात्राएं भी लगानी है, जो भी मात्राएं हैं। ओके, तो ये आपने दोहा छंद अच्छे से पढ़ा होगा और भैया फिक्स है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं सोरठा। सोरठा क्यों देख रहे हैं भैया? सोरठा जो है दोहे के रिलेटेड है, दोहे से रिलेटेड है, दोहे से मिलता जुलता है। देखिए होता क्या है, दोहे का उल्टा है ये एक्चुअल में, है ना। सोरठा छंद क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। देखिए यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है ना। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें आपको करना क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। चरण तो 4 होंगे, लेकिन पहले और तीसरे चरण में पहले 13 13 मात्राएं थी दोहे में, लेकिन सोरठा चरण में 11 11 हो जाती है ना। इसमें 4 चरण तो होते हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में कितनी? 11 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो आपका दूसरा और चौथा जो चरण होगा उसमें 13 13 मात्राएं होंगी, यानी उल्टा पुल्टा हो गया है ना। दोहा इसीलिए जो है, सोरठा इसीलिए जो है दोहे का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, ना कि सोरठा, ना कि दोहा सोरठे का उल्टा है। सोरठा का उल्टा होता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने दोहे की भी पढ़ी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की, है ना। उदाहरण समझते हैं इसका क्या है। तो उदाहरण आपको याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप इसे याद कर सकते हैं। अच्छा उदाहरण है ये। जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन, है ना। तो इसे आप याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। देखिए, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर आपको मात्राएं भी लगानी है ना। मात्राएं नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है मात्राएं लगा देता हूँ। यहाँ पर दीर्घ लघु देख करके लगाना है, सही करके, है ना, वरना गलत हो जाएगा। बड़ी ई है, यहाँ पर भी क्या आएगा? लघु, दीर्घ लघु लघु, और यहाँ पर लघु 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 लघु, और यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर भी क्या आएगा? लघु, और यहाँ पर भी लघु, है ना। तो देख करके आपको लगाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। और गलत अगर मात्राएं आपने लगा दी तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। देखिए ये पहला चरण हो गया, और दूसरा तीसरा, है ना। पहले और तीसरे में कितनी होती है भैया? यहाँ पर आप देखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 11 11 होनी चाहिए। 2 और 2 ये 6 हो गए, 8 9 10 11 12 13 हो गई। तो पहले और तीसरे चरण में 11 होनी चाहिए, है ना, 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें, इसमें 11 क्यों नहीं है? यहाँ पर अगर लघु आए तो यहाँ पर भी लघु आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 मात्राएं होगी। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है हर किसी से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी क्या, सॉरी, यहाँ पर भी जो है क्या आएगा? लघु आएगा। ओके, यहाँ पर दीर्घ आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पर कितनी होगी? 2 4 6 8 10 11। तो आप देखेंगे पहले और तीसरे में कितनी? 11 11 मात्राएं आई हैं, है ना। और दूसरे और जो आपका दूसरा और चौथा है ना, दूसरा और चौथा है, उसमें कितनी आएंगी भाई? 13 13 आएंगी। गिन सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13, है ना। 2 4 6 8 10 और 3 13। तो इस तरह से भैया
गलती हो सकती है। तो आपको करना क्या है, मात्राएं लगाने के बाद है ना चेक जरूर करना है। मैंने लगाई मात्राएं, उसके बाद चेक किया तो यहाँ पर मिस्टेक निकली। जल्दबाजी में हर किसी से हो जाता है, तो मैं आपसे कहूँगा जल्दबाजी नहीं करना है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए हो रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सही लिख ली, तो आपको करना क्या है, मात्राएं ज़रूर काउंट करनी है। पहले और तीसरे में 11 बोली है तो 11 ही होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे में 13 बोला है तो 13 ही होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, है ना। तो भाई सोरठा भी काफ़ी बार पूछा गया है, फिक्स है, 100% आने वाला है। तो आपको करना क्या है, इसे तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करूंगा आपको सोरठा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ये चौपाई की। चौपाई छंद बहुत ही अच्छा है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए चौपाई छंद में होता क्या है, आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, उदाहरण में क्या लिखना है, बहुत ही आसान है। उदाहरण तो आपको याद है ही। तो चौपाई अब में आपको लिखना है भैया, यह एक सममात्रिक छंद है। जो आपका चौपाई है ना वो सममात्रिक है, दोहा सोरठा कैसे हैं, अर्ध सममात्रिक है। तो चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस जो आपका चौपाई है वो क्या है, एक सममात्रिक चरण है, छंद है, और इसमें जो है 4 चरण होते हैं, लेकिन हर एक चरण में कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, है ना, लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये तो जो है आपको याद ही होगा, है ना, हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा। तो इसे जो है आपको अच्छे से याद रखना है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चौपाई का, है ना। अब बात करते हैं, ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसमें आपको मात्राएं लगानी है। तो मैं फटाफट से जो है मात्राएं लगाता हूँ। इस बार जो है गलती न के समान होनी चाहिए, है ना। एंड यहाँ पर भी लघु लघु आएगा, यहाँ पर भी यहाँ दीर्घ लघु, और यहाँ पर क्या लघु, एंड यहाँ पर जो है लघु आएगा, यहाँ पर भी लघु दीर्घ लघु लघु। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आप मात्राएं गलत लगा दें, है ना, जिस तरह से मैंने अभी लगाई थी। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए वीडियो बड़ी बन जाएगी इसलिए जो जल्दबाजी करनी पड़ रही है पहले, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, है ना, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। पहले चरण को देखते हैं। भैया पहला चरण हमारा ये है, 1 2 4 6 8 10 12, है ना, 12 और हाँ 12 और 4 16, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है भैया 16 मात्राएं हो गई हैं। एंड इसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16, बिल्कुल इसमें भी 16 देख सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, इसमें भी 16 देख सकते हैं। 2 4 6 8 10 और 4 10 और 6 16, है ना। 2 4 6 8 10 12 13 14, 14 हुई इसमें, यानी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर लघु आएगा और यहाँ तो लघु लगाया ही है ना। तो यहाँ पर वैसे दीर्घ ही आना चाहिए, बट यहाँ पर लघु करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्रा हमें पूरी करनी। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, है ना, 16 हो गई। लेकिन आपको जो है मात्राएं अच्छे से लगानी है जिससे कि मिस्टेक ना के बराबर हो। तो ये चौपाई हो गई। इसका उदाहरण आपको याद रखना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो है आपको याद भी होगा। और ये क्या हो जाता है, चौपाई। चौपाई भी ज़्यादातर पूछा जाने वाला है, तो इसे भी क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये क्या हो जाती है भैया, 1 शॉट, है ना, 1 शॉट हो जाता है। जो आपकी वीडियो है किसकी, रस छंद और अलंकार, है ना। रस छंद अलंकार का बिल्कुल आपका जो डर है, जो आपका नंबर है, बिल्कुल फिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि आपने 1 शॉट वीडियो को देख लिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इस 1 शॉट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं किसी एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके 7 सेट बनते हैं सभी सेट की बात कर रहा हूँ, है ना। ओपन चैलेंज है। आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है कि आपके क्वेश्चन आए या नहीं आए, है ना। वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे नोट्स, है ना, सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। भाई आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है RV कोचिंग, है ना, RV कोचिंग क्लासेस। RV कोचिंग क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। वहाँ पर उसे आप क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन आपका बिल्कुल फ्री में होता है। कई स्टूडेंट समझते हैं पेड है, पेड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है ना। 1 रुपये भी आपको क्या देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है ना।
ये रस, छंद, अलंकार सारे के सारी जो है PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, है ना। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, अच्छे से इसे पढ़ लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कंजूस होते हैं वीडियो देख जाते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो भाई लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। बट हम लाइक क्यों कराते हैं, इसका रीज़न बता देते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक करने से होता क्या है, यूट्यूब जो है और भी स्टूडेंट्स को, और भी विद्यार्थियों को वीडियो भेजता है ना, रिकमेंड में, जिससे कि उन्हें, उनके पास ये वीडियो जाएगी, वो भी कुछ सीखेंगे, उन्हें लगेगा कि इस चैनल पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजता है यूट्यूब, है ना। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके करीब आता जा रहा है। ऐसे में आपको करना क्या है, जमकर तैयारी करनी है ना, क्योंकि आपका टारगेट कितना है, बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, आपका टारगेट है 95 प्लस का। तो आपको बिल्कुल अच्छे से जमकर मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है। ओके, क्योंकि यही टाइम है, इस टाइम पर अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट एकदम ब्राइट होने वाला है ना, और आपका दिल भी खुश होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।